हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 301 क्लास। हम एक विचार गोष्ठी के माध्यम से आपकी इस जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी के संबंध में हम अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के संबंध में क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा। एक व्यक्ति अपनी कुंडली को कब दिखाता है? व्यक्ति जब अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होता, जब व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरा भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेकआउट करना चाहे तो कैसे वो अपने प्रोफेशन को चेकआउट कर सकता है, इस पे भी बात करेंगे। D1 कुंडली पे भी बात करेंगे, D9 कुंडली पे बात करेंगे। नॉर्मली एक व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर विशेष रूप से चिंतित होता है। जब वो अपने जीवन के पहले पड़ाव में होता है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जीवन के पहले पड़ाव में यदि उसको अच्छे संस्कार ना मिले माता पिता से, या उसकी बायोलॉजिकल इच्छा ना हो, तो वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं करता। लेकिन यदि ऐसा है तो वो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है 22-25 साल की उम्र में। लेकिन जो भाग्य है, कुंडली में एक डिस्कशन दे रहे हैं कि D1 कुंडली को हम कब देखें, D9 कुंडली को हम कब देखें, D10 कुंडली को कब देखें, या डिविजनल चार्ट पे हम कब फोकस करें। इस पे हम विचार गोष्ठी कर रहे हैं। टॉक लंबी होगी, लेकिन इस टॉक से एक कंपाइलेशन का जो एस्पेक्ट है वो आपको सीखने को मिलेगा। आपको चीज़ों को कंपाइल करना है। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू कंपाइल। सेम एस्ट्रोलॉजी में एक विद्यार्थी जब एस्ट्रोलॉजी सीखता है, हम आपको बता दें कि जब एक विद्यार्थी एस्ट्रोलॉजी सीखता है तो वो भ्रमित होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को समझाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। हर व्यक्ति, हर एस्ट्रोलॉजर अपने रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले विद्यार्थी की एक लिए बड़ा एक जबरदस्त सीक्रेट हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी यदि अपने माइंड सेट को ओपन करके बेसिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने का पहला प्रेफरेंस करेगा तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख पाएगा। यदि उसने बेसिक को छोड़ के किसी बड़े मेथड को सीखने का प्रयास किया तो वो भ्रमित होगा और वो हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस को कैरी ऑन करेगा। वो कंफ्यूज होगा कि किस मेथड को, किस दवाई को यूज़ करे। यदि एक डॉक्टर बनना चाहे, कोई विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनना चाहे और डॉक्टर के बेसिक एसेंट को, दवाइयों के एसेंट को समझे ना, और तो फिर चाहे वो किसी का भी डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो हमेशा डरता रहेगा कि उस दवाई का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। इसलिए चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे जीवन में सफलता की बात करें, चाहे किसी भी पॉइंट से बात करें, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। पराशर एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो मजबूत होगी तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी में अपने हाथ आजमा सकते हैं। चाहे आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप कस्पर लिंक एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप ब्लैंक चार्ट के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी करें, किसी भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी, किसी भी मेथड को एस्ट्रोलॉजी करें, यदि आपको बेसिक मजबूत है तो आप हर मेथड को समझने की जो माइंड सेट है वो डेवलप कर पाएंगे। ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने शायद पहले ये बात भी कही हो, लेकिन हम अपने एडवांस विद्यार्थियों को ये बात करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको भ्रमित करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो भ्रमित कर रहे हैं, वो अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में
जिस तरह से हम नॉन टेक्निकल तरीके से अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, उसी तरह से हर एस्ट्रोलॉजर अपने विचारों को शेयर करता है। और वो शेयरिंग में कंपाइलेशन है। एस्ट्रोलॉजी में जो कंपाइलेशन का पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कंपाइल व्हाट यू आर लर्निंग। एस्ट्रोलॉजी में यदि आपने कंपाइलेशन के एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया तो एस्ट्रोलॉजी में आप सफल एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। सफल एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो हर रेफरेंस पॉइंट से बात को समझने का प्रयास करता है। हर रेफरेंस पॉइंट से बात को समझना कोई आसान काम नहीं है कि वो जेमिनी के पॉइंट से भी कुंडली को देख रहा है। एक डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर किस रेफरेंस पॉइंट से आपको देख रहा है? क्या आपके जेब में कितने पैसे हैं ये देख रहा है, या आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो देख रहा है? किस रेफरेंस पॉइंट से वो देख रहा है? एस्ट्रोलॉजी में ये पॉइंट भी है कि एस्ट्रोलॉजर को आप कितने पैसे दे रहे हैं, उस बात से भी निर्भर करेगा कितनी बात वो समझाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये बात क्लियर कट हम आपको बता रहे हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी में गहराई से आप जाएंगे, कंप्लीटली कंपाइल वे में जाएंगे, तो हर मेथड में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर मेथड में एक यूनिक चीज पता लगेगी जो बिल्कुल सटीक बैठती है। मीन्स हर मेथड में कुछ कमियां भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन हमें बेसिक को इग्नोर नहीं करना। तो अगर हम पराशर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें D1 कुंडली को, प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं उनको, एस्पेक्ट को, कंजंक्शन को ज़्यादा चेकआउट करते हैं। और पराशर एस्ट्रोलॉजी में यदि आपने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यदि आपने गहराई से अध्ययन कर लिया तो किसी भी अन्य एस्ट्रोलॉजी में जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि अन्य जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है बड़ी हल्की हैं, उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। यदि पराशर एस्ट्रोलॉजी से आपको फलादेश करने की कंसेप्ट आ गया, ये बात एक रहस्य की बता रहे हैं आप। यदि किसी व्यक्ति ने पराशर एस्ट्रोलॉजी में चीज़ों को फलादेश करने की कला को सीख लिया तो वो किसी भी ब्रांच में जाएगा, चाहे वो जेमिनी में जाए, चाहे वो केपी में जाए, वो जाना मीन्स बड़े स्केल से छोटे में जाना है। मीन्स अपने दिमाग को अगर पराशर एस्ट्रोलॉजी में आपने 100% लगा लिया तो किसी अन्य एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगाने के लिए आपको सिर्फ 50% या 40 से 50% दिमाग ही लगाना पड़ेगा, लेकिन सारा काम आपका सॉफ्टवेयर कर देगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कंपाइलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन वो कंपाइलेशन अगर आप पराशर एस्ट्रोलॉजी में करके आए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम अपने टॉक के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी हम ये कहेंगे कि पराशर एस्ट्रोलॉजी के जो कंसेप्ट हमने अपनी टॉक में बताए हैं उनको कैरी ऑन करना किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए एज ए स्टूडेंट बहुत जरूरी है। पहले वो बेस है। अब ये नहीं कहेंगे कि बेस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेस के द्वारा आपकी बिल्डिंग बनेगी। नींव अच्छी होगी तो आप उस नींव पर एक मंजिल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बना लेंगे, एक केपी की बना लेंगे, एक लाल किताब की अलग अलग बना लेंगे। लेकिन यदि आपकी नींव मजबूत नहीं हुई तो किसी भी एस्ट्रोलॉजी को समझना, उसको ओवरटेक करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम पराशर की अगर बात करें तो D1 कुंडली का अगर भाग्य देखना हो, किसी व्यक्ति का भाग्य देखना हो, तो हम नॉर्मली D1 कुंडली में जो प्लैनेट, D1 कुंडली के प्लैनेट की ताकत को अगर चेकआउट करना हो, कितना पावरफुल वो प्लैनेट है, तो हमें D9 कुंडली को देखना होता है। भाग्य को पराशर एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी प्लैनेट की ताकत को चेकआउट करना हो तो हमें D9 कुंडली को देखना होता है। डिविजनल चार्ट एक प्रकार से उस प्लैनेट की ताकत है, भाग्य की ताकत। भाग्य को जोड़ते हैं मैरिज के साथ। D9 कुंडली एक प्रकार का भाग्य है या मैरिज है, या व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग है, जो हमने पहले भी बताया। व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सटर्नली कैसे बिहेव कर रहा है वो अलग है, लेकिन इंटरनली कैसे बिहेव करेगा, जीवन के दूसरे पड़ाव में व्यक्ति ने अपने इंटरनल बिहेवियर को शो करना है। जीवन के पहले पड़ाव में एक्सटर्नल रहेगा, जीवन के दूसरे पड़ाव में उसका व्यवहार अलग होगा, या फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में अपना लुक वो शो करेगा फिर। लेकिन जीवन के पहले पड़ाव में इंटरनल लुक तो वो रहा ही रहा। मीन्स एक व्यक्ति सुंदर है लेकिन अंदर से क्रोधी है, तो अंदर से जो क्रोधी है वो D9 कुंडली से पता लगेगा। सुंदर जो है, जो आउटलुक है उसका, वो D1 से पता लगेगा। अब ये चीज जिस तरह से पराशर में है, तो अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो नक्षत्र के बेस पे होता है। यदि केपी की बात करते हैं तो कसपर, वो भी नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट के ऊपर बात करते हैं।
मीन्स हर चीज का आपस में कनेक्शन है, उसको भी हम समझाएंगे, लेकिन हमारी टॉक का उद्देश्य अब D10 कुंडली पे फोकस करना है। अब D10 कुंडली के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करेगा उसके बारे में जानना चाहता है कि वो क्या करेगा, उसका बच्चा क्या करेगा। तो D9 कुंडली डिविजनल चार्ट का जो लगन का प्लैनेट है और डिवीजन चार्ट का जो मेन प्लैनेट है, तो अगर हम मेन प्लैनेट की बात करें तो D10 का मेन प्लैनेट क्या बन गया, 10वें भाव का मालिक। 10वें भाव का मालिक जहां जाएगा, और हमने एक बात बताई थी आपको कि एक प्रकार से पहला भाव अगर प्रभावित होगा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक है, पहला भाव अगर प्रभावित होगा तो पांचवा भाव भी प्रभावित होगा, पांचवा भाव प्रभावित होगा तो नौवां भाव प्रभावित होगा। मीन्स अगर आपने पहले भाव में आग लगा दी तो उसका असर दूसरे भाव पे नहीं पड़ेगा, उसका असर पांचवें भाव पे पड़ेगा। अगर आपने पांचवें भाव पे आग लगा दी तो उसका असर 9वें भाव पे पड़ेगा। मीन्स ये बात समझना बड़ा जरूरी है, ट्रायंगल का एस्पेक्ट, ये ट्रायंगल का एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है समझना कि अगर पहले भाव में आपने आग लगा दी तो उसका असर पांचवें भाव पे पड़ेगा, और पांचवें भाव पे अगर आग लगा दी तो उसका असर 9वें भाव पे पड़ेगा। इसी तरह से अगर दूसरे भाव में अगर आपने पानी गिर दिया तो उसका असर 6ठे भाव पे पड़ेगा, और 6ठे भाव पे अगर पानी गिरते तो उसका असर 10वें भाव पे पड़ेगा। मीन्स 2, 6, 10 किसी भी D10 कुंडली में दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव मेन इंपॉर्टेंट भाव होगी, उसके डिपॉजिटर मेन हथियार बन गए आपके। 10वें भाव का डिपॉजिटर क्या है, एक कुंडली लेते हैं हम, मीन लगन की कुंडली है, मान लीजिए 10वें भाव का डिपॉजिटर क्या बना, गुरु बन गया। दूसरे भाव का बन गया मंगल, क्योंकि और छठे भाव का बन गया सूर्य। तो यहां पे एक हुआ गुरु, एक हो गया मंगल, एक हो गया सूर्य। तीनों के तीनों प्लैनेट क्षत्रिय नेचर के हैं, तीनों के तीनों प्लैनेट क्षत्रिय नेचर के हैं। मीन्स व्यक्ति को क्षत्रिय तरीके से अपने जीवन में कर्म करना होगा, क्षत्रिय तरीके से। मीन्स अगर किसी से लड़ाई करनी है तो क्षत्रिय तरीके से, क्षत्रिय तरीके से पढ़ाना है तो क्षत्रिय तरीके से, कि अगर आपको पढ़ाना है और आपने कहना है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको और आपसे 5,000 रुपये लूँगा इस कोर्स के, तो आप क्षत्रिय फीस पहले जमा करानी पड़ेगी, बाद में कोर्स होगा। मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑथेंटिक तरीके से यदि आप पढ़ाएंगे तो लाभ होगा, क्योंकि 10वां भाव का मालिक क्या बन गया, गुरु बन गया D10 कुंडली। दूसरे भाव का मालिक कौन बन गया, मंगल। और यहां पे तो D10 कुंडली में 10वें भाव का मालिक ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। D10 कुंडली का दूसरे भाव का मालिक भी नंबर 2 पे प्रयास करेगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। D10 कुंडली का छठे भाव का मालिक भी ये प्रयास करेगा कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। ये 3 प्लैनेट जो हैं इस बात के लिए तय करेंगे कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। अब ये 3 प्लैनेट कहाँ पे बैठे हुए हैं ये बात भी निर्भर करेगी। मान लीजिए 10वें भाव का मालिक 4th भाव में बैठ गया तो आप ये कहेंगे कि आप घर से काम करेंगे, और दूसरे भाव का मालिक 11वें भाव में बैठ गया, इसका मतलब कि आप ऐसा कोई काम करेंगे जो खाने पीने की चीजों का हो सकता है, लेकिन बैठ कहां गया वो, दूसरा भाव चीजों को एक्यूमुलेट करने का होता है। दूसरा भाव चीजों को एक्यूमुलेट करने का होता है, लेकिन चीजों को एक्यूमुलेट करने के लिए मालिक कौन बना, मंगल। मंगल को तो लीडरशिप चाहिए, और 11वां जो भाव होता है वो हमारा क्या होता है, नेटवर्क सर्कल का। लेकिन 11वें भाव में 10 नंबर की राशि आ रही है, तो मीन्स कर्मों को एक्यूमुलेट करना। मंगल कह रहा है मैं कर्मों को एक्यूमुलेट करूंगा, कर्म को इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मंगल के अंदर जो एनर्जी आ गई वो एक्यूमुलेट करने की आ गई, तो वो एनर्जी को एक्यूमुलेट करना चाहता है, वो एनर्जी को स्टोर करना चाहता है। अब अगर हम छठे भाव को देख लें, छठे भाव का मालिक बनता है सूर्य, और सूर्य कहाँ गया, मान लगन पे चला गया।
तो छठा भाव किस चीज का? सर्विस का। लोग आपके पास सर्विस लेने के लिए पहुंचेंगे। तो प्राच्य एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे हमने चार्ट को देखा, लेकिन जब हम अन्य एस्ट्रोलॉजी में इसको देखते हैं तो हमें और मतलब कहने का, जब हम फलादेश करते हैं या तो हम जिस चीज के बारे में फलादेश कर रहे हैं उस भाव को पकड़ लेते हैं, उस भाव के मालिक को पकड़ लेते हैं, उस भाव के साइन को पकड़ लेते हैं, या फिर हम उस भाव में पड़े हुए प्लेनेट को पकड़ लेते हैं, या उस भाव को देखने वाले प्लेनेट को पकड़ लेते हैं, या फिर हम एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं। तो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये बात क्लियर कट नेगेटिव पॉइंट से कहते हैं कि प्राच्य एस्ट्रोलॉजी में कभी हम कहते हैं कि इसको कोई देख रहा है, उसको कोई देख रहा है, कंजक्शन देखते हैं। तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें घटनाओं को पिन पॉइंट करने का जो तरीका है वो दिया गया है। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी घटनाओं को पिन पॉइंट करने का तरीका दिया गया है, इसलिए वो कहते हैं घटनाओं को पिन पॉइंट किया जाए। और वो ये कहते हैं कि जो प्राच्य एस्ट्रोलॉजी है वो एक व्यक्ति को समझने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन घटनाओं को फोरकास्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। घटनाओं को हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। अब यहां पे एक विचार और ले रहे हैं, वो है गोचर और महादशा, और एक है प्रॉमिस। हमने पहले भी कहा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी सिस्टम में एक है प्रॉमिस का कंसेप्ट। अगर आपके कुंडली में करोड़पति बनने का योग है तो आप करोड़पति बनेंगे। यदि हमने कह दिया कि आप करोड़पति बनेंगे तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कब बनेंगे बताओ तो सही। फिर हम कहेंगे महादशा जब आएगी तब बनेंगे, तो कहेगा महादशा कब आएगी बताओ तो सही। फिर कहेंगे महादशा के अंदर जो जो होगी अंतरदशा उसमें काम होगा, तो कहेगा कब आएगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे किसी भी तरह की आप एस्ट्रोलॉजी करें, आपको बेसिक समझना जरूरी है। यहाँ पे हमने अब अगर हम प्राच्य एस्ट्रोलॉजी के D10 कुंडली को देखने का प्रयास करें और एक आउटलुक दें, 10वें भाव का मालिक जहाँ जाएगा, व्यक्ति कर्म को वहाँ ढूंढ रहा है। सीधा फॉर्मूला ये भी था, कर्म इज कंट्रोल बाय, आपका कर्म कौन कंट्रोल कर रहा है? 10वें भाव का मालिक जहां जाएगा, जिस भाव में जाएगा वो भाव। अब यहां पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा कारगर रूप से हम बोलते हैं कि अगर एक सिंपल फॉर्मूला है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, टॉपिक से हटके बता रहे, आपके घर में कोई मेहमान आया और आपको पुलिस पकड़ के लेगी। एग्जाम्पल ले रहे, घबराए नहीं, एग्जाम्पल है। आपके घर में कोई मेहमान आया और आपको पुलिस पकड़ के लेगी, तो क्या वो मेहमान आपके घर में कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके घर में कोई मेहमान आया और आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके साथ में पड़ोसियों के घर जाके बैठ गए, लेकिन आप कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आपका मेहमान कंफर्टेबल है। यदि आप भी कंफर्टेबल है, आपका मेहमान भी कंफर्टेबल है, तो जिस उद्देश्य से वो मेहमान आया होगा वो कर देगा। सेम ही एस्ट्रोलॉजी में काम करता है। यदि कोई प्लेनेट किसी भाव का लॉर्ड बना और कहीं पे गया, और जहां पे गया वहां पे उसका जो मालिक था वो कंफर्टेबल नहीं था, वो कंफर्टेबल नहीं था, तो वो प्लेनेट वहां जाके कुछ कर नहीं सकता। एक मेहमान आपके घर में आया और आप कंफर्टेबल नहीं हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो मेहमान आपके घर में कुछ कर सके। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेहमान आपके घर में कुछ कर सकता है जिस उद्देश्य से वो आया है। सेम ही आप किसी के घर में गए और आप कंफर्टेबल नहीं हो, यदि आप दुश्मन के घर में चले गए, कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तो सेम ही एस्ट्रोलॉजी में भी यदि हम D10 कुंडली को देखें, D10 कुंडली को जब देखते हैं और कहते हैं D10 कुंडली का जो 10th भाव है, यदि वो पहले भाव में चला गया कि आप अपने प्रोफेशन को अपने द्वारा कंट्रोल करने का प्रयास करें, लेकिन आपका कंफर्टेबल होना जरूरी है। मीन्स 10वें भाव का मालिक, आप D10 कुंडली पे आ जाएं, जो मीन लगन की कुंडली है उस पर आ जाएं और बना लें। मीन लगन की कुंडली है,
लगन में सूर्य और शुक्र हैं। एग्जाम्पल है, कुंडली तो एक बहाना है, आपको हमें बात समझानी है। D10 कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है, लगन में सूर्य और शुक्र है। उसके बाद चौथे भाव में चंद्रमा, केतु और गुरु है। 8वें भाव में बुध महाराज जी हैं। 10वें भाव में राहु महाराज जी हैं। 11वें भाव में मंगल महाराज जी हैं और 11वें भाव में मंगल महाराज जी हैं और 12वें भाव में शनि महाराज जी हैं। ये कुंडली बना ली हमने। हम इस D10 कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंस देंगे लगन को, नंबर 2 पे देंगे 10th भाव को। अब 10th भाव का मालिक बना, क्या बना? गुरु। और कहाँ पे गया? 4th भाव में। व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति घर से बिजनेस करना चाहता है, ये व्यक्ति घर से बिजनेस करना चाहता है, पहला। लेकिन अगर 10th भाव का मालिक लगन में चला जाए, अब यहां पे ये देखना भी जरूरी है। हमने ये तो कह दिया कि व्यक्ति घर से बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो गुरु है कितना कंफर्टेबल है। देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4th भाव का लॉर्ड कहां पे गया। 4th भाव का लॉर्ड अपने से 5th में गया। अब जब भी कोई प्लैनेट अपने से 5th में जाता है तो वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन वो गया कहां पे? 8th भाव शुक्र का है। इसलिए इस व्यक्ति को घर से काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस घर में वह गया वहां पे बुध कंफर्टेबल है। लेकिन यह बात भी समझना जरूरी है कि वो बुध के घर में गया, बुध और गुरु की आपस में ट्यूनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु होने की वजह से बुध घर में वो काम कर सकता है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सहज भाव से नहीं हो सकता काम। लेकिन अगर 10वें घर का मालिक पहले भाव में जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले भाव का मालिक कहां पे कंफर्टेबल है। चलो, हमारी टॉक का जो मेन मोटो था बता दिया हमने आपको। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। फिर भी अगर फास्ट ट्रैक पे हम बताना चाहें तो टॉक को वाइंड अप कर दें, क्योंकि टॉक लंबी हो रही है। 10वें का मालिक पहले में जाएगा तो अपने प्रोफेशन को आप कंट्रोल करेंगे। 10वें का मालिक दूसरे में जाएगा तो आपकी फैमिली आपके कर्म को कंट्रोल करेगी। 10वें का मालिक तीसरे में जाएगा तो आपके छोटे भाई बहन आपके कर्म को कंट्रोल करेंगे। 10वें का मालिक चौथे में जाएगा तो आपके फैमिली आपके कर्म को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 10वें का मालिक 5वें में जाएगा तो आपके बच्चे आपके कर्म को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 10वें का मालिक 6ठे में जाएगा तो आपकी रूटीन आपके कर्म को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। 10वें का मालिक 7वें में जाएगा तो आपका बिजनेस आपके कर्म को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। 10वें का मालिक 8वें में जाएगा तो आपको जो रहस्य है, जो लीनियज है, जो इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। 10वें भाव का मालिक अगर 9वें में जाएगा तो आपका भाग्य या आपके पिता आपके कर्म को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 10वें भाव का मालिक 10वें भाव में ही होगा तो आप अपने प्रोफेशन को अपने एंड पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 10वें का मालिक अगर 11वें भाव में जाएगा तो आपके नेटवर्क सर्कल आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। 10वें भाव का मालिक 12वें भाव में जाएगा तो आपके खर्चे आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमारे मन में आ गया जिसके बारे में हम अगली टॉक में बात करेंगे, दूसरा भाव और 12वां भाव, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉक में। थैंक यू सो मच। हरि ओम।